नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अमानतुल्लाह खान को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये याचिका अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में डाली थी उस मामले को लेकर जिसमें दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को हैबिचुअल ऑफेंडर और बीसी यानी कि बैड कैरेक्टर घोषित किया था। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। अमानतुल्लाह खान की याचिका को खारिज किया गया है जो कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को लेकर डाली थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर हैबिचुअल ऑफेंडर बताया था अमानतुल्लाह खान को। इस पर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम लगातार सुनते हैं, बोलते भी हैं, और चूँकि हम वकील हैं तो हम लोग ज़्यादा इन बातों को बोलते हैं कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, इक्वल है, राइट टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 14 में हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है। तो अमानतुल्लाह खान एक मंत्री हो सकते हैं, एक एमएलए हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैड कैरेक्टर भी हो सकते हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर हो सकते हैं। चूँकि वो सीआरपीसी में ऐसा वर्णित है और सीआरपीसी के परिभाषा में उस पैरामीटर में ये आ रहे हैं। इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं जिसमें चार्ज फ्रेम हुआ है और ये बहुत सारे मुकदमों में बेल पर हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर ये मंत्री नहीं होते, इसके अलावा भी कोई भी आदमी, मोहल्ले का कोई आदमी है या कहीं का कोई आदमी है जिसके ऊपर ऐसे 3-4 केस बन गए हैं, वो सेक्शंस होते हैं, उसके शेड्यूल है और उसके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस उनको हैबिचुअल ऑफेंडर या बैड कैरेक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और करती भी है। ऐसा होता भी है और एक डोजियर मेंटेन किया जाता है बैड कैरेक्टर्स का। जब भी कोई ऑफेंस हो, कोई क्राइम हो जिसमें कोई अनट्रेस जा रहा है, पकड़ा नहीं गया, कोई चेन स्नैच के छीन के भाग गया, कोई मार के भाग गया या कोई अननोटिस्ड कोई क्राइम हो गया जो पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले पुलिस बैड कैरेक्टर्स जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके डोजियर को दिखाती है लोगों को कि ये तो नहीं था, ये तो नहीं था। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है और अमानतुल्लाह साहब को अब ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, एक बैड कैरेक्टर है, सर्टिफाइड हो गया है। और चूँकि उनकी पिटीशन हाई कोर्ट ने डिसमिस भी कर दी, तो उनका जो ग्रीवेंस है कि दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पे ऐसा कर रही है, ये नहीं है। अगर इनका कोई इसमें कोई लीगल ग्राउंड होता या दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पे कर रही होती या दिल्ली पुलिस गलत तरीके से कर रही होती या गलत इल्लीगल रूप में, आर्बिट्रेरी रूप में कुछ कर रही होती, तो वो पिटीशन हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती और इन प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देती। ऐसा तो हुआ नहीं है। इसका मतलब सीधी बात है कि अमानतुल्लाह साहब को अब ये मान लेना होगा और हमको, आपको, सारी जनता को, सबको मान लेना होगा कि दिल्ली सरकार में एक ऐसे एमएलए, एक ऐसे मंत्री हैं जो बैड कैरेक्टर भी हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर भी हैं। तो इस बात को हमें प्रोमिनेंटली मान लेना चाहिए। अमानतुल्लाह साहब को भी और इनके जो मुख्यमंत्री हैं या इनके सरकार के जो अन्य लोग हैं, इनको ये गरिमा के साथ मानना चाहिए कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून की प्रक्रिया में हमने भाग लिया है और जो भी चीज़ें हुई हैं वो कानूनन हुई हैं। तो इसलिए अगर हैबिचुअल ऑफेंडर उनको बनाया गया है, अगर बैड कैरेक्टर उनको डिक्लेयर किया गया है, तो वो है ही ऐसा। और आप देखेंगे, अगर गौर से समझना चाहें तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। आपके सारे केसेस को एग्जामिन किया जाता है पुलिस द्वारा और उसमें क्या एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं, वो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस को देखकर, गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करते हुए पहले नोटिस दिया जाता है। जो अमानतुल्लाह साहब हैं ये बताएंगे नहीं, लेकिन इनको पहले नोटिस आएगा डीसीपी के लेवल से कि आप बताइए क्यों ना आपके खिलाफ़ ये प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाए। और फिर नोटिस पर ये जवाब देते हैं, जाकर अपने वकील को ले जाकर वहाँ बताते हैं कि देखो जी, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ, समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर डीसीपी उस चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, फिर एक ऑर्डर पास करते हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया बहुत पहले हो चुकी है और अगर ये उससे भी अग्रीव्ड थे, चूँकि ये उससे अग्रीव्ड थे, तो ये हाई कोर्ट भी चले गए कि ये प्रक्रिया जो पुलिस कर रही है गलत है। तो हाई कोर्ट ने भी जुडिशियल वे में राइट टू इक्वालिटी को, राइट टू लाइवलीहुड को, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 को, संविधान में जो वर्णित जो सुरक्षा है, उन पर्सनल लिबर्टीज़ को देखते हुए, इस तरह के इसको एग्जामिन करते हुए ही हाई कोर्ट ने ये आदेश किया है। इसलिए इसका सम्मान हमको करना चाहिए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो इसका इनको सम्मान करना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि भविष्य में और हरकतें ये ऐसी ना करें और क्राइम ये ना करें
और ये धमकियां उस तरह की ना दें, क्योंकि इनके खिलाफ ये जो भी चीज़ें हैं ये ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं और इनको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। अगर ये जनता के सेवक हैं तो ये गुंडागर्दी छोड़ दें, जनता की सेवा करने के लिए चुनकर आए हैं, मंत्री बनाए गए हैं तो सेवा करें, उसमें करप्शन ना करें, चोरी की घटनाएं ना करें या क्राइम ना करें। ये एक्सपेक्टेड है एक पब्लिक फिगर से कम जो पहले इन्होंने किया वो किया। अब ये कम से कम सुधर जाएं और कोशिश करें कि दिल्ली की जनता को ये ना अफसोस हो कि हमने किस आदमी को, एक ऐसे आदमी को चुन दिया जिसको कि हाई कोर्ट भी अब बोल रही है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये बैड कैरेक्टर हैं इलाके के। तो इस तरह से ये इस चीज़ का हमें इनको सम्मान करना चाहिए और हमें इस चीज़ को हमेशा माइंड में, दिल्ली के वोटर्स को, दिल्ली के लोगों को ये माइंड में रखना ही पड़ेगा कि इनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स फाइनल स्टेज तक पहुंच गई है। हालांकि ये चाहें तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी अपना भाग्य आजमा ले। सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगने के बाद मुझे लगता है कि इनको पूरी तसल्ली हो जाएगी कि जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो इनके कारनामे हैं उसको सही रूप से रिकॉर्ड पे लाया गया है और ये एक बैड कैरेक्टर हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो हैं। सर, अमानतुल्ला खान को लेकर जो दिल्ली पुलिस ने याचिका दर्ज की और उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ बैड कैरेक्टर और हिस्ट्री शीटर भी घोषित किया गया था और आज अमानतुल्ला खान इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे। मामला ये भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये भी कहती आती है कि अमानतुल्ला खान को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि एक वो मुस्लिम समुदाय या फिर विशेष समुदाय से आते हैं, क्योंकि इससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर भी मामला जो है वो खुला था। देखिए, ये अगर आप पूरा दिल्ली पुलिस का पूरा रिकॉर्ड तलाश कर देखें तो दिल्ली पुलिस किसी के धर्म या जाति या इसके हिसाब से नहीं करती है। आपने जो क्राइम किए हैं, जो आपके खिलाफ एफआईआर है, जो हीनियस क्राइम्स जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं, जो आपके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें आप हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म के हों, कुछ भी हों, लेकिन दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड्स में तो आप एक क्रिमिनल हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो अदालत है ये भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही कि कोई मंत्री है या क्या है तो उनको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दे रही। ये हमारे संविधान की यही खूबी भी है और ख़ासियत भी है कि आर्टिकल 14 कहता है कि सभी कानून के सामने बराबर हैं। ऐसा अमानतुल्ला खान के साथ नहीं हुआ, हमारे देश में कुछ भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी हुआ है और बहुत सारे एमएलएज एमपीज़ के साथ तो हुआ ही हुआ है। उनकी कन्विक्शन भी होती है, सज़ा भी होती है, जेल भी जाते हैं और वो संविधान में जो प्रदत्त पावर्स हैं उसको देखते हुए भी कोर्ट उनकी सज़ा को बरकरार भी रखती है। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगा चूँकि हम इस केस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबको कॉमन नॉलेज में है कि ऐसा होता है। तो कानून का राज कायम रहना चाहिए। ये एक अधिवक्ता होने के नाते मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ और ये लोगों को समझना चाहिए कि इस पूरे केस में कानून का राज कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इन सबको, दिल्ली सरकार को, आप पार्टी जो भी है, इनको, जैसा कि ये पहले क्लेम करते थे कि हम साफ़ सुथरी राजनीति करने आए हैं, तो आपको चाहिए ये कि जो एक क्रिमिनल जो जिनके खिलाफ बैड कैरेक्टर स्टैब्लिश हो गए हैं, स्टैंपिंग हो गई है, तो उनको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाएं। वो तो ये करेंगे नहीं, इसलिए इनसे एक्सपेक्ट करना भी बेकार है। और इनके मंत्रालय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके एक मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, दूसरे मंत्री की बारी आ रही है, तो ये सब कहने की बातें हैं। कथनी और करनी में इनके बहुत फ़र्क है, तो आपको ये गौर करना होगा कि ये कहीं दिल्ली के भोली भाली जनता को, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के वोटर्स को कहीं ये बहुत पागल तो नहीं बना रहे, ठग तो नहीं रहे। तो इस चीज़ का ध्यान हमको करना पड़ेगा और चूँकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया में ये इस्टेब्लिश हो गया है तो इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। सर, इसी को लेकर ये भी है कि आगे चल के अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर आगे चुनाव आता है तो चुनाव आयोग में भी तमाम चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी कि कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर तमाम चीज़ें जो हैं। पर आज तो हाई कोर्ट ने भी जो याचिका है वो डिसमिस कर दी है, तो इससे प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, प्रभाव तो इनकी जब कन्विक्शन हो जाएगी तभी पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो कानून है वो ये है कि आपकी कन्विक्शन एक पर्टिकुलर टाइम है, शायद 3 साल है या 7 साल है, उससे ज़्यादा की सज़ा अगर आपको होती है और अगर आप अपील में छूटे हैं तो आप इलेक्शन लड़ने से डिबार हो जाएंगे। तो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन ये बैड कैरेक्टर या हैबिचुअल ऑफेंडर का जो प्रोसीडिंग्स है ये लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलती है। ये जिस डिस्ट्रिक्ट में इनका घर होगा उस डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के ऑफिस से ये कार्रवाई की जाती है और ये उसी डिस्ट्रिक्ट पर लागू होता है। अगर उससे आगे ये बढ़े स्टेट लेवल पर, सीपी के लेवल पे ये किया जाएगा या ऐसा कोई प्रावधान है तो वैसा किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रावधान है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको कि हम तड़ी पार भी कई बार बोलते हैं, वो इनको घोषित किया जा सकता है। तो ये तो एक सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें, तो इसको कोई भी झुठला नहीं सकता।